नमस्कार मित्रों, मैं श्याम आज फिर आप सभी के लिए सुप्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी ठेस लेकर आया हूं। यह कहानी सिरचन नामक एक बुनकर पर केंद्रित है। कहानी एक सच्चे कलाकार की कोमल भावनाओं एवं उसके जीवन की कथा का मार्मिक चित्रण है। मित्रों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलिए आपको हम कहानी की तरफ ले चलते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा सिरचन को बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देना हो तो और बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चतुर कह ले कोई। एक समय था जबकि उसकी मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां लगी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। मुझे याद है, मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी ना खून से छांट कर तरकारी परोसती है, कहां सीखी है उसने। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं मां से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही मां हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की दाढ़ी के साथ चिवड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी के ससुराल से संवाद भेजा है कि उसकी ननद रूठी हुई है मोती के शीतल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता। घी की सूंधी सुगंध सुनकर ही तो आ रहा हूं भाभी, वरना इस शादी मौके पर फुर्सत किसको है। सिरचन जाति का कारीगर है। एक एक मोती और पटीर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुची बनाता है। फिर कुचियों को रंगने से लेकर सुतली उलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता है। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिएगा काम। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लेकर चटोर भी समझते हैं लोग। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सबका प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। धूम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधकपारी दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन मतलब कभी नहीं। मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पार्टी, बांस तिलियों की झिलमिलाती चीक, सतरंगी डोर के मोरे, भूसी चुनी रखने के लिए मुझ की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी,
तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकार का काम समझते हैं लोग, बेकाम का काम, जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसा देने की कोई जरूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं मां से जाकर कहती हूं इतनी बड़ी बात। बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पट्टियों का काम सिर्फ खसारी के सत्तू खिलाकर कोई करवाएगा भला? यह तुम्हारी मां ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी। मानू के साथ मिठाई की पतीला न आवे, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो? भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था मां ने। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाए। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झप्पे डालकर वह चीक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। मंझली भाभी से नहीं रहा गया। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मछली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती हो ना। दूसरे दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के सतभैया तारा। सिरचन जब काम में मग्न रहता तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है। होंठ पर अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की सुधि नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पर इस सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। दौड़कर मां के पास गया। मां, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। मां रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेले कहां कहां क्या क्या देखूं। अरे मछली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता चाची। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे परा रखा था, अछूता। मां की बोली सुनते ही मछली भाभी की भौवें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंझली बहू रानी अपने मैके से आई हुई मिठाई इसी तरह हाथ खोल कर बांटती है क्या? बस
मंझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने मां के पास जाकर कहा, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से ठीक सिर पर चढ़ेगा ही। किसी की नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मंझली भाभी मां की दुलारी बहू है। मां तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बात कुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठा खाने में भेज रही थी। चुपके से एक पान का बीरा सिरचन को देती हुई बोली। इधर उधर देखकर, सिरचन दादा, काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात का कान मत करो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीरा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपने ओर अचरज से घूरते देख कहा, छोटी चाची, जरा अपने डिबिया का गम कौवा जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हो गए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिलता। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो? चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े थूक आया। अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेट कर संभाल कर झोले में रखा। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी! कोई मुफ्त में तो काम नहीं कराता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है, 8 रुपए में। इस मुझौसे के मुंह में न लगाम है न आंख में सील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चीख मिलेगी। बातर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती है। मानू नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। मां बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मानू मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आई, विवाह में सिरचन के साथ हाथ की शीतलपाटी दी थी मां ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोल कर दिखाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया। देखा एक फटी हुई शीतलपाटी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं। कान पकड़ता हूं, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरे घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता क्या? शीतलपाटी, इस शीतलपाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतलपाटी को छू कर कहता हूं, अब यह काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में ही कद्र होती थी मेरी, अब क्या? मैं चुपचाप लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छींट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा तो दिखाई नहीं पड़ता, क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंझली भाभी की भी नजर न लग जाए इसमें। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते हुए देखा।
मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ में। मन ही मन शेरचन पर गुस्सा आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर, चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफार्म पर दौड़ते हुए शेरचन पर नजर पड़ी। बबुगा जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। शेरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूं, दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहां है? एक बार देखूं। मैंने दरवाजा खोल दिया। शेरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर शेरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज है दीदी। शीतल पाटी, चीक, आसनी, एक जोड़ी कूस का आसनी। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। शेरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ लिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देखा था। मैं पहली बार देखा था। तो मित्रों, इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।